Hi everyone. So we are talking about our topic which is three dosh. In our previous lecture we have learnt about the basic things of three dosha. As I have told you earlier that it is a vast topic, so it would take more than 5 or 6 lectures in a row. So in previous lecture we have learnt about the dosh gati at last, which were of 5 types, which is kshay, sthan and vriddhi, ऊर्ध्व अद एंड तिर्यक, कोस्ट शाखा मर्मासी संधि, संचय प्रकोप प्रशम and प्राकृत and विकृत गति. Right? So today we are going to talk about the biological rhythms of the three dosh. So this biological rhythm is on the basis of the day, night, age, season and the food intake, food we take. Right? The reference has been given in the Ashtanga Hriday Sutrasthana Adhyay 1, which is Vayo Ahara रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदिगह क्रमातः. मतलब जितने भी दोष हैं, ऑल द दोषास आर एग्जिबिटिंग द रिस्पेक्टिव मार्क प्रेजेंस इन द एंड. अंत मतलब एंड, मिडल मतलब मध्य और आदि मतलब बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. तो वय जिसको हम एज बोलते हैं, अहोरात्रि मतलब डे और नाइट, एंड भुक्तानाम द डाइजेशन ऑफ द इंजेस्टेड फूड. तो दिस वुड बी द बायोलॉजिकल रिदम. मतलब जितने भी दोष होते हैं, दोषाज which are exhibiting their respectively marked presence in the end, middle and the beginning of the age, day, night and the digestion of the ingested food. So कैसे समझ सकते हैं? If I am talking about the वय, वय मतलब एज, या फिर हम लाइफ स्पान भी उसको बोल सकते हैं. मतलब अगर हम अपनी पूरी लाइफ स्पान को आयुर्वेद के हिसाब से अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें, कि जैसे चाइल्डहुड है तो जिसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं, यूथ है तो उसको हम यौवनावस्था बोलते हैं, और ओल्ड एज है दैट इज़ वृद्धावस्था. तो अगर ये एज को, अगर लाइफ स्पान को 3 टाइप में हम डिवाइड करें, 3 पार्ट में हम डिवाइड करें, तो बाल्यावस्था, युवावस्था एंड वृद्धावस्था, तो उसके अंदर कफ, पित्त और जो वायु है, मतलब जो 3 दोष हैं, वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं. कौन से दोष का प्रीडोमिनेंस कौन से एज स्पान के कौन से पार्ट में होता है. तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द बाल्यावस्था, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड, तो वी हैव हर्ड दैट जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर कफ प्रीडोमिनेंस, जिसके अंदर कफ के रोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सर्दी खांसी हो जाना बार बार, इम्यूनिटी वीक होना. राइट? तो उसमें कफ का जो प्रीडोमिनेंस होता है चाइल्डहुड के अंदर वो ज़्यादा होता है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यौवनावस्था, यूथ, तो उसमें देखा गया है कि पित्त संबंधित जितने भी डिसीज़ हैं वो उनमें ज़्यादातर देखा जाता है, और उनका जो भी नेचर होता है उसमें भी जो पित्त प्रकृति होती है वो डोमिनेंस प्ले करती है यौवनावस्था के अंदर. राइट? जैसे एसिडिटी है, या फिर डाइजेशन ठीक से नहीं होना, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो यौवनावस्था मतलब यूथ, या फिर जो भी हम मिडिल पार्ट बोलते हैं. जैसे हमने आदि, मध्य और अंत बोला था, तो अगर आदि है तो अगर बिगिनिंग को हम चाइल्डहुड माने तो मध्य को हम यौवनावस्था मान सकते हैं और अंत को हम वृद्धावस्था मान सकते हैं. राइट? तो वृद्धावस्था के अंदर जो भी ओल्ड एज होती है उसमें जो वायु संबंधित जितने भी विकार हैं वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं. शरीर में वायु बढ़ जाता है. राइट? आपने देखा होगा कि जो भी ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके अंदर वायु प्रीडोमिनेंस देखा जाता है. तो ऐसे हमने बात की वय की. देन आई एम टॉकिंग अबाउट आदि, मध्य एंड अंत ऑफ डे एंड नाइट. राइट? अगर हम दिन की बात करें, सुबह की बात करें, हम मतलब पूरे दिन की अगर हम बात करें तो सुबह होती है, दोपहर होती है और शाम होती है. राइट? तो सुबह के टाइम में इन द मॉर्निंग आपने देखा होगा कि ठंडक होती है. राइट? ठंडी जो एटमॉस्फेयर होता है वो जनरली ठंडा होता है. तो उस जो भी वो टाइम है उसके अंदर जो कफ संबंधित जो भी हमको क्वालिटीज़ मिलती है, या फिर सब कफ संबंधित जितने भी हमको चीज़ें मिलती है वो प्रीडोमिनेंस वाली होती है. अगर हम दोपहर की बात करें तो थोड़ी गर्मी होती है कंपैरेटिवली,
तो उसमें पित्त जो होता है वो बढ़ जाता है या फिर पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं, और फिर जो भी शाम होती है तो उसमें वायु के लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे ही हम रात्रि को, अगर नाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, आदि, मध्य और अंत, तो उसमें भी आदि है मतलब बिगिनिंग है, जैसे ही रात होती है तो वो उस टाइम पे कफ है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंस होता है। जो मध्य रात्रि होती है उसमें पित्त डोमिनेंस होता है, और वो मॉर्निंग के पहले का जो टाइम होता है, जो लेट नाइट, मतलब लेट नाइट से भी लेट, जो भी अगर हम 12 बजे से लेके 4 बजे तक की बात करें तो उसमें वायु है, वायु उसका प्रीडोमिनेंस होता है, राइट। तो आदि के अंदर दिन और रात में भी आदि के अंदर वात, मध्य के अंदर पित्त और अंत के अंदर कफ का, सॉरी मैं गलत बोली, अगर हम दिन और रात की बात करें तो आदि के अंदर कफ का, मध्य के अंदर पित्त का, और लास्ट के अंदर या फिर अंत है उसमें वायु का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलता है, राइट। सेम अप्लाइज ऑन द फूड वी आर इंजेस्टेड, मतलब हमने जो भी खुराक जो भी होता है, हमारा जो भी आहार होता है, हमने जो लिया है, तो उसमें अगर हम आगे निष्ठा पाक और आहार पाक पढ़ेंगे तो विल कम टू नो कि उसमें जो अगर जैसे ही डाइजेशन होता है तो उसमें पहला जो अवस्था पाक होता है उसमें मधुर अवस्था पाक जिसको बोलते हैं, मैंने आगे भी आपको एक टॉपिक में बताया था, तो उसमें मधुरता उत्पन्न होती है, मतलब कफ की उत्पत्ति होती है, राइट। हमने जब दोषों का ओरिजिनेशन जब देखा था तब मैंने बताया था। तो अगर आप जैसे ही खाना खाते हो तो उस टाइम पे कफ दोष का डोमिनेंस होता है। खुराक या फिर आहार है जो विदग्धावस्था में आता है, या फिर उसका जब पचन हो रहा होता है, क्योंकि डाइजेशन जो भी डाइजेस्टिव फायर है इट इज़ प्लेइंग इट्स रोल एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे पित्त का प्रीडोमिनेंस होता है। और जब लास्ट जो स्टेज होता है कि जिसके अंदर खुराक है, जो आहार है वो कटुकता को प्राप्त करता है, तो उस स्टेज के अंदर वायु का प्रीडोमिनेंस होता है। तो उसमें भी आदि, मध्य और अंत हुआ। तो फर्स्ट जो स्टेज है, जैसे खुराक हम लेते हैं, जैसे ही हम आहार लेते हैं तो उस स्टेज पे कफ का डोमिनेंस, फिर मध्य स्टेज में पित्त का डोमिनेंस, और अंत स्टेज में वायु का डोमिनेंस होता है। तो ये हुआ बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष। क्यों जानना ज़रूरी है इसको? बिकॉज अगर हम जब कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वी हैव टू टेक द हिस्ट्री। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उनको पूछते हैं कि ओके फाइन, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ कितने टाइम से है, या फिर कौन से दिन के कौन से भाग में, या फिर कौन से टाइम पे, या फिर ये ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर रात को आपने अगर देखा है कि रात को आपको ये सिम्टम्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर कोई इंडाइजेशन का पेशेंट आया आपके पास, तो ऐसा बोलेगा कि ओके फाइन, मैं खाना खाता हूँ और उसके बाद मुझे एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है। तो यू कैन डिफ्रेंशिएट, ओके फाइन, ये किसकी वजह से हो सकता है, कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है। सो इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द बायोलॉजिकल रिदम्स ऑफ त्रिदोषा। शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है इन 5 मार्क्स के, राइट डाउन द बायोलॉजिकल रिदम ऑफ द त्रिदोषा। तो आपको ये श्लोक लिख के, अगर श्लोक याद रहता है तो, और फिर इसका मीनिंग लिखना है। बाद में मैंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मैंने जो भी दिन, रात, एज, जो भी वय है, और जो भी फूड हम लेते हैं उसको वायु कब बढ़ता है, पित्त कब बढ़ता है, या फिर उसका डोमिनेंस कब होता है और कफ का डोमिनेंस कब होता है, उसमें आई हैव ट्राइड टू मेंशन, राइट। सो अगर गैस्ट्रिक फेज़ और इंटेस्टाइनल फेज़ और कॉलोनिक फेज़ जो मैंने फूड में लिखा है, इट इज़ अबाउट कि जैसे ही हम खुराक आहार खाते हैं वो फर्स्ट स्टेज में गैस्ट्रिक फेज़ होता है। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे इन मॉडर्न व्यू तब यू विल कम टू नो द फेजेस। तो उस फर्स्ट फेज़ को हम गैस्ट्रिक फेज़ बोलते हैं जिसमें आहार होता है, उसमें कफ का डोमिनेंस होता है। सेकेंड स्टेज है इट इज़ इंटेस्टाइनल फेज़, जिसके अंदर आहार जो है उसमें पित्त का डोमिनेंस होता है, नॉट आहार, इन बॉडी। एंड जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ अ कॉलोनिक फेज़। तो उसके अंदर जब आहार उस फेज़ में होता है तो बॉडी के अंदर वायु का डोमिनेंस होता है। ओके फिर वायु के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई हैं कि आचार्यज हैज़ मेंशन दैट वात दोषा एट फर्स्ट प्लेस, देन पित्त एंड देन कफ बिकॉज इट इज़ द इनिशिएटर।
आचार्य ने पहले वायु का मेंशन क्यों किया है? क्योंकि वायु इज़ द इनिशिएटर. इफ़ इट्स इन बैलेंस स्टेट इट कीप्स द बैलेंस स्टेट ऑफ द रिमेनिंग दोष धातु एंड मल. अगर वायु अपनी बैलेंस स्टेट में इक्विलिब्रियम में होगा तो वो पित्त को और वो कफ को, बाकी की धातुओं को और मल को भी अपने नॉर्मल स्टेट में या फिर बैलेंस स्टेट में रखेगा. वायु इज़ ऑल्सो द इनिशिएटर ऑफ मन. मन को भी इनिशिएट करता है. इट इज़ द आशुकारी इन नेचर. आशुकारी मतलब अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो जल्दी जल्दी से करता है, राइट. जैसे हम आगे आगे उनकी क्रियाएं, वायु की क्रियाएं या फिर वायु के जो भी लक्षण हैं, वायु के जो गुण हैं वो पढ़ेंगे. उसके अंदर उनके जितने भी गुण हैं वो आशुकारी नेचर के होते हैं, राइट. तो अगर शीतता की बात करूँ तो वो शीतता आशुकारी स्वभाव के साथ आती है. तो वायु इज़ अ आशुकारी नेचर. Even Acharya has described that 80 diseases because of the vitiation of Vayu, while 40 of Pitta and 20 of Kapha. मतलब बॉडी में जितने भी डिसीजेज होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वायु की वजह से होते हैं. हमारे आचार्यों ने 80 टाइप्स के जो भी वायु डिसीजेज है, वायु के जो भी डोमिनेंस के कारण, नहीं तो वायु के इन्वॉल्वमेंट के कारण जितने भी डिसीज हैं वो 80 बताए हैं, जबकि पित्त के 40 बताए हैं और कफ के 20 बताए हैं. ओके, सो विल मूविंग फॉरवर्ड टू द वात दोष, वायु दोष. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ वायु? सो एलिमेंट इन द बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वात दोष. शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब क्रियाएं करने के लिए जो कारणभूत है दैट इज़ वायु, दैट इज़ वात दोष. वायु का त्रिदोष के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. मैंने आगे बताया वो आशुकारी है, राइट, इनिशिएटर है, राइट. तो उसके बारे में हमको ये एक श्लोक करना है. आपको ये श्लोक बुक में भी लिखना है और आपको ये बाय हार्ट करना है. क्या बताया है आचार्य ने कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत. पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छति मेघवत. मतलब इन द ह्यूमन बॉडी पित्त है वो पंगु है, हैंडीकैप जिसको बोलते हैं. कफ है वो भी पंगु है, मतलब हैंडीकैप है. जितने भी मल हैं, जितने भी धातुएं हैं वो हैंडीकैप है. मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ जो भी होती है, अपने जो कार्य होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते. ईच एंड एवरी एक्शन नीड्स द स्टिमुलेशन ऑफ वात दोषा. अगर वात दोष इनिशिएट नहीं करेगा, अगर वात दोष पित्त, कफ, मल और धातुओं को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो वो अपने कार्य करने में असमर्थ है. सो वी कैन ऑब्जर्व द सेम थिंग इन नेचर ऑल्सो, कि मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, सी वेव्स, शिफ्टिंग ऑफ सैंड, मूवमेंट ऑफ द ट्री लीव्स एंड एवरी अर्थक्वेक आर ऑल्सो ड्यू टू दिस. सो हमको वायु को इनिशिएटर बताया है तो हमको ये श्लोक करना है. और उसका मतलब आपको पता चला कि जैसे पित्त, कफ, मल और धातुएं पंगु हैं बिकॉज वायु है वो इनिशिएटर का काम करता है. और सेकेंड लाइन में लिखा है वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत. मतलब अगर जो क्लाउड्स होते हैं उस क्लाउड को वायु अगर जिस स्थान में लेके जाएगी उसी स्थान में क्लाउड्स आएंगे और वहीं पे बारिश होगी, राइट. वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत. तो ये भी वायु का कार्य है. सो वायु का इम्पोर्टेंस बताने के लिए श्लोक बताया गया है. तो आपको ये करना है. ओके, अभी देखते हैं वायु की निरुक्ति. तत्र वा गति गंधनयोः इति धातुः. गति मतलब मूवमेंट एंड गंधन मतलब एंथुजियाज्म. सुश्रुत ने सूत्रसान के अध्याय 21 के अंदर ये निरुक्ति बताई है. द मोमेंट विच इज़ नीडेड फॉर द यूनियन एंड सेपरेशन इज कैरिड बाय द वात दोष. तो आपको निरुक्ति के टाइम पे सिर्फ ये श्लोक लिखना है, वा गति गंधनयोः इति धातुः. जो मोमेंट और एंथुजियाज्म, यूनियन और सेपरेशन के अंदर कारणभूत है उसको वात दोष बोलते हैं. सिनोनिम्स मतलब उसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं वायु के?
मरुत बोलते हैं, चल बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, समीर बोलते हैं, पवन बोलते हैं, राइट. तो दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ वायु. कॉम्पोजिशन ऑफ वायु. जब हमने दोष की ओरिजिन बताई थी तब हमने बताया था वायु है वो वायु और आकाश के प्रीडोमिनेंस से बनता है. दो वायु इस पांच भौतिक मेड अप ऑफ 5 प्रीमॉर्डियल एलिमेंट्स, बट उसके अंदर वायु और आकाश दोनों महाभूत का प्रीडोमिनेंस होता है. ये आपको याद रखना है. स्ट्रक्चर ऑफ वात. अव्यक्तः व्यक्तकर्मा च. अव्यक्तः व्यक्तकर्मा च मतलब जो खुद अव्यक्त है. वायु अगर हम देखें तो हमको कहीं दिखाई देता है क्या? वी कांट सी. हमने कहीं पे हवा देखी है, विंड देखा है कहीं पे, वी कांट सी इट, बट वी कैन एक्सपीरियंस इट्स फंक्शंस, राइट. व्यक्त कर्मा जो खुद तो इनविजिबल है बट उसके जो कर्म है, उसके जो फंक्शन है, दैट इज विजिबल, दैट इज वी कैन एक्सपीरियंस दैट. It does not possesses physical measurements like length, height, weight, but the activities of the Vata can be seen. Vata can be compared with the electrical energy. We cannot see the electricity, but we can experience its function like lighting the bulbs, tube lights, televisions, and through various other electrical operator machines. Right? तो स्ट्रक्चर कौन सा है ये आपको याद रखना है. अव्यक्तः व्यक्तकर्मा च जो खुद तो इनविजिबल है बट उनके जो भी कार्य हैं, उनके जो भी कर्म हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट. स्थान. वायु का स्थान कौन सा है? अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट श्लोक जिसका रेफरेंस दिया है अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 12 के अंदर. वायु के पूरे बॉडी के अंदर स्थान कौन कौन से हैं ये बताया गया है. सुश्रुत ने भी रेफरेंस दिया है और चरक ने ही दिया है, बट हम अष्टांग हृदय वाला श्लोक करेंगे क्योंकि इट इज़ ईजी, आप जल्दी से कर सकेंगे एज कम्पेयर टू चरक एंड सुश्रुत. और एट द सेम टाइम जब अष्टांग हृदय पढ़ेंगे आप, आपका एक सब्जेक्ट है, राइट, तो उसके अंदर भी आपको ये श्लोक करना पड़ेगा. तो हम दोनों सब्जेक्ट के लिए एक ही श्लोक करेंगे. सो क्या श्लोक है वो? स्थान का, साइट का. पक्वाशय कटि सक्थि स्रोतास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः. ये बताया है अष्टांग हृदय सूत्रसान में अध्याय 12 के अंदर. पक्वाशय कटि सक्थि स्रोतास्थि मतलब स्रोत और अस्थि, स्पर्शनेन्द्रिय, ये हैं वो वायु के स्थान है. और तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः मतलब और जो पक्वाधान मतलब जो पक्वाशय है वो पक्वाशय स्थान है वायु का विशेषतः मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे डोमिनेटेड या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस जिसके अंदर वायु का स्थान सबसे ज़्यादा होता है, वायु का प्रावधान सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ पक्वाधान, पक्वाशय. ओके. सो पक्वाशय को हम क्या बोल सकते हैं? सो पक्वाशय इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन. उसको कंपेयर करने के लिए digested food gets separated in sar and kit by वात दोष. पक्वाशय के अंदर जब हमने खाया हुआ जो भी फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेशन की अलग अलग फेजेस से होता हुआ जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे सार और किट भाग में डिवाइड होता है. व्हाट इज सार? मतलब जो भी हम आहार खाते हैं तो उसमें से एक भाग बनता है विच इज़ यूजफुल टू द बॉडी एंड द अदर पार्ट इज़ द किट भाग मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होती है. तो वो सार और किट भाग में विभाजित होता है वायु की वजह से. Also the waste product are thrown out of the body by the stimulation from vata. जो भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पार्ट बनेगा वो मल मूत्र के द्वारा बॉडी में से बाहर निकलता है. वात दोष एंड पक्वाशय आर intimately related with each other and पक्वाशय is a place for genesis of वायु. वायु है वो पक्वाशय के अंदर, पक्वाधान के अंदर बनता है जब थर्ड स्टेज ऑफ डाइजेशन होता है उसके अंदर. ओके, तो दिस इज पक्वाशय. सो आगे श्लोक देखते हैं. पक्वाशय के बाद है कटि. व्हाट इज कटि?
तो कटी इज़ अ पेल्विक ग्रिडल, राइट, जिसको हम कटी को हम पेल्विक ग्रिडल या फिर आपको समझने के लिए कमर भी बोल सकते हैं, कमर का जो भाग होता है, दैट इज कॉल्ड कटी। फिर सक्थी। कटी के बाद है सक्थी। सक्थी को हम कंपेयर कर सकते हैं लोअर लिम्स, मतलब जो भी लोअर लिम मतलब दो पैर जो हैं हमारे, राइट, दैट इज़ कॉल्ड लोअर लिम और दैट इज़ सक्थी। फिर है श्रोत्र। श्रोत मतलब जो भी हम कान की बात करते हैं, राइट, जिससे हम सुन सकते हैं, तो उसके अंदर भी वायु होता है। साउंड इज़ परसीव्ड बाय द ईयर एंड साउंड इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द आकाश महाभूत। जैसे हमने देखा था कि आकाश महाभूत का वैशेषिक गुण है वो शब्द है, शब्द जो कानों से सुना जाता है। तो साउंड इज़ परसीव्ड बाय द ईयर एंड साउंड इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द आकाश महाभूत, बट वो वायु का स्थान है। फिर है अस्थि। अस्थि मतलब बोन्स। हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, BENE की जगह पे BONE है। बोन्स विच आर in our body, and वात दोष हैज़ अ स्पेशल रिलेशन कॉल्ड द आश्राश्रयी भाव। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जो फिजियोलॉजी 2 में आता है, दैट इज़ आश्राश्रयी भाव। मतलब जो भी बोन्स होते हैं वो आश्रय हैं, मीडिया है, और वात दोष है वो आश्रय है। बॉडी एक्टिविटीज़ विच आर मेनली कंसर्न विद बॉडी जॉइंट्स एंड एनी एक्टिविटी कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट वायु, राइट। तो जो बोन्स है वो आश्रयी है और जो वात दोष है वो आश्रय है। बट आपको अभी इतना ही जानना है कि जो भी अस्थि है, जो भी बोन है, वो भी वायु का स्थान है। फिर स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय मतलब जो भी हम त्वचा की बात कर रहे थे, राइट, तो स्पर्शनेन्द्रिय तो वो भी वायु का स्थान है। और आगे बताया गया ऐसे ही पक्वाधानम विशेषतः, मतलब पक्वाशय वायु का विशेष स्थान है। सो वात दोष इज कंपोज्ड ऑफ वायु एंड आकाश। टच इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायु महाभूत, हमने वैशेषिक गुण में देखा था, एंड हैंस रिलेशन ऑफ वात दोष विथ टच सेंसेशन इज एस्टैब्लिश्ड। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, ये वायु की प्रॉपर्टीज़ है। ये श्लोक आपको याद रखना है। चरक में भी सूत्र स्थान में दिया गया है और सुश्रुत में निदान स्थान में दिया गया है। बट अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो याद रखने के लिए विच इज़ ईजी, तो आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक करना है, विच इज़ तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ऐसे बोल सकते हैं आप, राइट। चरक में भी दिया गया है रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खरः। सुश्रुत में दिया गया है अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्ष शीत लघु खर तीर्यग द्विगुणशैव रजो बहुल एव च। वो सुश्रुत में निदान स्थान के अंदर आपको रेफरेंस दिया है गया है। हम उसके बारे में आगे देखते हैं व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष। तो पहले बताया है रुक्ष गुण है, राइट। तो रुक्ष मतलब क्या, रुक्षता मतलब क्या, विच इज़ ड्राइनेस। For the normal activities in the body like respiration, movement of the limbs, the body requires constant supply of oiliness and water element. If these are not supplied to the body, it becomes dry and bath increases. That is how dryness is the quality of the vayu. अगर बॉडी के अंदर वायु की डोमिनेंस है तो आप देख सकते हैं कि जो वात प्रकृति वाले जो भी पुरुष हैं, वात प्रकृति वाले जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो भी त्वचा होती है, उनकी जो भी स्किन होती है वो लस्टरलेस होती है, वो रुक्ष होती है, वो ड्राई होती है, राइट। तो रुक्षता है वो ऑयलीनेस का ऑपोजिट है। जो अंगटननेस होती है, जो स्निग्धता होती है, राइट, विच इज़ यूजफुल फॉर द union, and the dryness is the useful for the separation. So dryness has a capacity to absorb dryness has a
capacity to absorb water and oil. Therefore, due to the dryness, molecule union breaks and separation occurs. In different period of life, dosha predominance differs. For example, in young age there is kapha predominance, while in old age vata activities are dominant. That is why in old age dryness of vata causes increased dryness in the body. आपने ओल्ड एज वाले लोगों को देखा होगा कि उनकी जो भी स्किन है वो बहुत ड्राई होती है, बिकॉज उनके अंदर वायु का डोमिनेंस होता है, उसके अंदर रुक्षता होती है, राइट। तो विच मेक्स क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट्स। हमने देखा होगा कि जब वो चलते होंगे तो उसके घुटनों में से या फिर जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें से आवाज़ आती है, या फिर रिंकल्स ऑन द फेस, क्रैक्स ऑन द सोल्स एंड पाम्स, राइट। जो एरिया होती है उनमें भी क्रैक्स हो जाते हैं। तो दैट इज़ रुक्ष, दैट इज़ रुक्षता, ड्राइनेस। तो वो गुण है वायु का। फिर रुक्ष के बाद है लघु। लघु मतलब लाइट। लाइट मतलब जो लघुता शरीर में उत्पन्न करता है, जो लाइटनेस उत्पन्न करता है, राइट। कैसे लाइटनेस उत्पन्न होती है जनरली? जब हम खाना कम खाएं, राइट, हम एक्सरसाइज करें या फिर फास्टिंग करें, तो उसमें से हमको बॉडी थोड़ा लाइट होता है, वैसा फील होता है, राइट। हैवी इज द ऑपोजिट ऑफ द लाइट, राइट। तो लघुता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वायु का गुण है वो लघु है, लघु है। और जो भी आप प्रकृति देखेंगे तो वायु गुण वाले जो भी ह्यूमन बीइंग होंगे, वो शरीर भी उनका लघु होगा, मतलब छोटे शरीर वाले होंगे। मतलब वो पतले भी हो सकते हैं, जिनका जो कद काठी होता है, हम जो लाइट है या फिर लघु है वो बोल सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हमको लघु यहाँ से ऐसे समझना है। फिर है शीत। शीत मतलब ठंडा। जैसे हम देखते हैं कि अगर गर्मियों की सीज़न होती है, राइट, तो गर्मियों की सीज़न के अंदर जो भी हवा चलती है वो गर्म होती है, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर की जो भी हीट होती है उसके साथ मिलके वो हवा वो गर्म हो जाती है, राइट। बट एक्चुअली जो एयर होती है वो ठंडी होती है, उसका जो नेचर होता है वो ठंडा होता है। आचार्य ने ऐसा बताया है कि योगवाही मतलब कि अगर आप कूलर देखेंगे, राइट, तो उसके अंदर अगर आप आइस डालोगे तो जो भी हवा निकलेगी तो वो ठंडी होगी। मतलब अगर वायु का कूलनेस के साथ हमने संयोग किया, योगवाही का मतलब क्या होता है कि द्रव्य का जिसके भी साथ संयोग करे तो उनके साथ उसके जो भी गुण होते हैं वो उनका रूप ले लेते हैं। अगर वायु को हम गर्म पदार्थ के साथ अगर उसको फेंका जाए, राइट, तो वो गर्मी को ग्रहण कर लेता है, तो जो हवा चलेगी वो गर्म हवा चलेगी। और अगर हम ठंडी चीज़ें जो हैं उनके साथ उसका संयोग करें तो जो वायु बहेगी, जो वायु का वहन होगा वो ठंडा होगा, राइट। तो वायु इज़ योगवाही, वायु इज़ शीत, उसका नेचर जो होता है वो कोल्ड होता है। फिर उसकी शीतता का गुण हम कैसे नाप सकते हैं कि जैसे वात प्रकृति वाले या फिर वात दोष वाले जो भी पेशेंट है जिसमें वायु का प्रीडोमिनेंस है, या फिर कोई रोगी आपके पास आता है जिसके अंदर आपको पता चलता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वात, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वायु, तो अगर आप उसको हॉट क्वालिटी की जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो अप्लाई करने का करेंगे तो उसमें से उनको राहत मिलेगी, राइट। जैसे अगर हमारे पास संधिवात का, जो आपने जनरली देखा होगा कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, राइट, आर्थराइटिस इज़ बिकॉज ऑफ द वायु, वात रोग है वो, राइट। तो उसके अंदर अगर आप पेशेंट को जॉइंट्स के ऊपर हॉट फर्मेंटेशन का बोलेंगे कि गरम आप हम बोलते हैं ना कि गरम कपड़े का सेक करो या फिर गरम पोटली का सेक करो, तो वो जो गर्मी होती है, राइट, वो वायु से विरुद्ध गुण है। तो अगर वायु का गुण है वो शीत है, पर अगर हम गर्मी अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि वायु जो है वो कम हो जाएगा, वायु के जो गुण है, शीत गुण है वो कम होगा, तो जो पेन होता है वो भी कम होगा, राइट। तो ऐसे वायु शीत है, मतलब ठंडा है। फिर है खर। खर मतलब रफ। द प्रॉपर्टी बाय विच स्क्रैपिंग इज डन इज रफ क्वालिटी। स्क्रैपिंग मतलब खरता, रुक्षता जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी आप टच करो, आपकी स्किन को टच करो तो वो सॉफ्ट है कि नहीं, सॉफ्ट है
तो उसका ऑपोजिट है रफ, और जो वायु है उसका खर नेचर है। मतलब वायु प्रकृति वाले जो भी पर्सन होंगे, वायु दोष का डोमिनेंस वाले जो भी पर्सन होंगे, उनकी जो स्किन होती है वो रफ होती है, राइट। वो वायु का प्रॉपर्टी है, वायु का गुण है। तो हम क्या बोलते हैं उनके अंदर कि अगर रफ स्किन वाला कोई है पर्सन, तो हमें उसमें स्निग्धता ऐड करनी है, राइट। स्निग्धता मतलब जिसके अंदर स्टिकीनेस हो, जिसके अंदर थोड़ा लस्टर हो, वैसी चीज़ें कोई अप्लाई करना है, कोई ऑयल, कोई क्रीम हमको वो अप्लाई करना है, राइट। तो दैट इज़ खर, दैट इज़ द रफ प्रॉपर्टी। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन शायद आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रफ मतलब वृक्ष एंड व्हाट इज़ द खर। खर और वृक्ष में क्या डिफरेंस है? तो वृक्ष मतलब ड्राइनेस एंड खर मतलब रफनेस। जो ड्राइनेस होती है वो हम आँखों से देख सकते हैं कि सी दिस इज़ ड्राई, एंड अगर रफनेस को हमको परसीव करना है तो वी हैव टू टच दैट स्किन, ओके फाइन। उसके बाद हमको पता चलेगा कि सी दिस इज़ द रफ स्किन, दिस इज़ द खर पैच। खर है वो जो पैच है वो, राइट। तो ऐसे हम खर और वृक्ष के बीच में का डिफरेंस जान सकते हैं। फिर लिखा है सूक्ष्म। व्हाट इज सूक्ष्म? सूक्ष्म मतलब सटल, मतलब it is well known fact that during fasting when the person does not get proper food, his activities gets reduced. This shows that a sukshma quality is responsible for the increasing of vata. This property enables molecular separation and to reach the deepest possible atomic structure. It is important. This property helps to exhibit vata activity at the microscopic levels. सूक्ष्म गुण मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी, सूक्ष्म को हम माइन्यूट बोल सकते हैं, सटल बोल सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट जो उसका गुण होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। आपने देखा होगा कि जो वायु है, राइट, तो वायु अगर हम नेचर के वायु की बात करें तो वो छोटे से छोटी दरार में से भी कैसे मतलब अंदर आ सकता है, राइट, बिकॉज इट इज़ हैविंग द सूक्ष्म गुण। तो वैसे ही जो वायु होता है हमारे बॉडी के अंदर जो दोष के रूप में है वो भी बहुत सूक्ष्म रूप में होता है, और वो सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म गुण का होता है। तो वो बहुत डीप जो भी स्ट्रक्चर हैं, बहुत डीप सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ तक वायु जा सकता है, राइट। तो दैट इज सूक्ष्म। फिर है चल। चल मतलब जिसमें मोबिलिटी है। जैसे हमने देखा वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, सो चल गुण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, and movement is the main function of vayu, and that is how chala or mobility is the quality of the vata dosh. फिर है योगवाही। योगवाही हमने पहले देखा कि जिसके साथ इसका संयोग होगा उसके गुण वो धारण कर लेगा, राइट। तो किसी के भी साथ अगर इसको हम मिक्स करेंगे तो उसके गुण उसके अंदर आ जाएंगे, राइट। मतलब जो वायु है वो शीत है, बट अगर हम कफ के साथ उसको मिक्स करेंगे तो इट विल बिकम कोल्ड, और अगर पित्त के साथ वो संयोग होगा उसका तो इट विल बिकम हॉट इन नेचर, दैट इज योगवाही। ये हुए प्रॉपर्टीज ऑफ वायु अष्टांग हृदय का जो भी श्लोक है उसके हिसाब से। फिर हम चरक की बात करते हैं तो वृक्ष का मतलब हमने आगे देखा, शीत का देखा, लघु का देखा, सूक्ष्म का देखा, चल का देखा और खर का भी देखा। एक शब्द है इसमें विशद, चरक के हिसाब से। चरक ने सूत्र स्थान में जो भी विशद शब्द का मतलब दिया है। व्हाट इज विशद? देखते हैं। विशद मतलब क्लियर, विच इज क्लियर इन नेचर, राइट। It cleans the substances. Due to this property, Vata absorbs excessive water or secretion makes the sight clearer. जो ट्रांसपेरेंट कर देता है। विशद मतलब ट्रांसपेरेंसी या फिर क्लैरिटी, राइट। तो वायु जो गुण है उसके अंदर विशद गुण होता है, ओके।
फिर सुश्रुत ने क्या बताया है, अव्यक्तो व्यक्त कर्मा। पहले हमने जब देखा जो खुद तो विजिबल नहीं है बट उसके जो भी फंक्शन है वो व्यक्त करता है। फिर लिखा है इसमें सेकेंड लाइन में तिर्यक, मतलब उसकी गति ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, और तिर्यक मतलब तिरछी, मतलब वो कोई भी दिशा के अंदर, कोई भी डायरेक्शन के अंदर, नेचर में या फिर बॉडी में कोई भी दिशा में वो जा सकता है, वो कोई भी दिशा में वो फैल सकता है, राइट। तो जो वात दोष है उसकी जो गति है वो तिर्यक है। फिर उस क्या लिखा है, द्विगुण शैव, जो जिसके अंदर द्विगुण होते हैं, राइट, बट उसमें रजोबहुलता भी होती है। रजोबहुल मतलब हम सत्व रज और तम की बात कर रहे हैं। तो वायु के अंदर जब हम त्रिगुण देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो वायु है उसके अंदर रजोगुण है, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब उसका डोमिनेंस होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द रजोबहुल। और भी आचार्य हैं जिसने उसके अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताई है, राइट। जो अगर हम वापस से रजोबहुल की बात करें तो फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स सुपर क्वालिटीज़ लाइक सत्व रज एंड तम in addition to the 5 predominant substances are required. We'll talk about this in 3 गुण या फिर महागुण जो है उसके बारे में. Amongst this higher qualities, सत्व is the simulator, रज is the activator and तमस is the controller. So वायु को हमने यहाँ पे रजोबहुल बोला है because रज is related with the movement, जिसको एक्टिवेटर बोला गया है, राइट. फिर एक गुण है दारुण. कोई आचार्य ने बोला गया है कि व्हाट इज़ दारुण. दारुण गुण है, वो वायु का गुण है, वायु की प्रॉपर्टी है. तो दारुण मीन्स द पार्ट बिकमिंग क्लीनर और हार्डर ड्यू टू द एक्सेसिव ड्राइनेस. समटाइम्स द पार्ट बिकम स्टिफ. दारुण मतलब जो जिसमें रिजिडिटी आ जाती है या फिर स्टिफनेस आ जाती है. किसकी वजह से? वायु की वजह से, क्योंकि वो सुखा देता है वो पार्ट को. अगर हम बॉडी की बात करें तो वायु जो है उसके रुक्ष गुण के कारण क्या करेगा कि जो भी बॉडी पार्ट है या फिर जो भी आशय है उसके अंदर रुक्षता उत्पन्न करेगा. तो समटाइम्स इट हैपन्स कि वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है. अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो आपने देखा होगा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द वायु. तो उसमें पेन तो होगा ही बट वो स्टिफ हो जाएगा. चलने फिरने में या फिर मूवमेंट में तकलीफ़ होती है, वो स्टिफ हो जाता है, वो अकड़ जाता है, राइट. तो जो दारुण गुण है उसको इसके साथ कंपेयर किया है. फिर एक गुण बताया है वैष्टंभ्य, मतलब दिस मीन्स द कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन. विष्टंभता मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता है. किसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है? कि जो भी बाय प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी उसका वहन जो होगा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, राइट. जैसे अगर हम फीसिस की बात करें, स्टूल की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा बिकॉज उसका वहन, उसको जो बाहर निकालने का काम वायु करती है. अपान वायु है, वो फीसिस को बाहर निकालने का काम करती है. बट इसमें वो काम नहीं होगा क्योंकि वैष्टंभ्य गुण है. तो वायु अगर बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर तो विष्टंभता क्रिएट करेगी जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो सकता है. तो वैष्टंभ्य इज़ द गुण ऑफ वायु. ये आपको सिर्फ समझने के लिए है. अगर आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान वाला जो श्लोक है एक करोगे तो इट इज़ इनफ. बट आपको ये समझने के लिए कि शायद आपको वायवा में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैष्टंभ्य, तो आपको पता होना चाहिए. फिर आचार्य सुश्रुत ने एक और उसका गुण बताया है विच इज़ अचिंत्य वीर्य. मतलब वीर्य मतलब जिसको बोलते हैं उसका पोटेंसी, मतलब कि यू कांट इमेजिन. अचिंत्य मतलब यू कांट इमेजिन द पोटेंसी ऑफ वात और द नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटी ड्यू टू द वाइड एंड वेरिड नेचर. वायु बॉडी में कौन से प्रकार के लक्षण क्रिएट करेगा, यू कांट जज. उनका जो भी पोटेंसी है वो क्या करेगी, यू कांट जज. तो उसको अचिंत्य वीर्य बोलते हैं. दैट इज़ वाई 80 डिसीजेज बताए गए हैं वायु के. उसके अलावा भी वायु के बहुत सारे जो हैं वो उसको डिसीज़ का नाम नहीं दिया है बट वो सिम्टम के रूप में, या फिर बहुत सारे ऐसे डिसीजेज आप देखेंगे जिसका नाम नहीं बता सकते हम बट वायु है, उसकी वजह से जो डिफॉर्मिटीज़ या फिर जो भी विकार उत्पन्न करता है, राइट. तो उसको अचिंत्य वीर्य बोला गया है.
फिर बोला है सुश्रुत ने दोषाणाम नेता, मतलब लीडर ऑफ द 3 दोषा, जो दोष है उसका नेता बोला गया है. We have already seen the importance of Vata dosh in comparison to the Dhatu and Mal. Among all the doshas, it is only energy that is having the capacity to move others. That is why Vata dosh can be called the leader. हमने जब आगे देखा पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगो मलधातव, राइट, तो उसमें भी बताया गया है कि इट इज़ द इनिशिएटर. वो होगा, अपना फंक्शन ठीक से करेगा, वो इक्विलिब्रियम बनाए रखेगा, तो ही दूसरे जो भी दोष धातु और मल है वो अपने काम ठीक से कर पाएंगे. तो उसको दोषों का नेता, दोषाणाम नेता बोला गया है. फिर है रोगस मुहरत या फिर रोग समरूहत, मतलब रोग जो भी होने के कारण होते हैं, रोग उत्पन्न होने के कारण होते हैं, डिसीजेस जो भी है उसके कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, राइट, तो वो वायु की वजह से होते हैं. फिर आशुकारी हमने देखा. आशुकारी का क्या मतलब है? सडन ऑनसेट होता है, क्विक एक्टिविटीज़ होती है उसकी, एंड दैट इज़ वाई वायु के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सडन होते हैं. कि पेन हो रहा है तो वो सडन पेन स्टार्ट हो जाता है, राइट, तो उसका ऑनसेट सडन है, वो क्विक है, दैट इज़ कॉल्ड आशुकारी. फिर मुहुर्मुहुश्चारी. मुहुर्मुहुश्चारी मतलब टाइम टू टाइम अकरेंस एंड पीरियोडिकल एक्सकर्बेशंस, मतलब जो भी वायु है उसकी जो भी फंक्शन है उसकी टिपिकल रिदम होती है, राइट, और एट द सेम टाइम वायु जो है उसके जो भी विकार के जो भी सिम्टम्स है, जो रोग के जो भी सिम्टम्स है वो भी पर्टिकुलर रिदम में होते हैं. जैसे हम बात करें कि जो पेट दर्द होता है शायद, तो उस पेट दर्द के अंदर भी जो स्पाज्मोडिक पेन होगा एब्डोमेन के अंदर, तो वो भी रिदम के अंदर होता है. आपने नोटिस किया होगा शायद कि कभी कभी दर्द उसका वेव्स जैसे होते हैं कि कभी दर्द होता है फिर शांत हो जाए, फिर दर्द होता है फिर शांत हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वायु. तो उसको मुहुर्मुहुश्चारी बोलते हैं, जिसका अकरेंस होता है वो पीरियोडिकल होता है. एट द सेम टाइम अस्थमा के जो भी अटैक आते हैं, तो उसमें भी अस्थमा के जो भी अटैक होते हैं उसके पेशेंट को आप जब देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि वो एक रिदम के अंदर, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है वो एक रिदम के अंदर होती है, राइट. तो दैट इज़ कॉल्ड मुहुर्मुहुश्चारी. आपको ये सब वर्ड्स जानने की ज़रूरत इसलिए है कि शायद आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए वाइवा के अंदर, या फिर आपको ऐसा पूछा जाए कि राइट डाउन अबाउट द दोषाणाम नेता, तो आपको वायु के बारे में लिखना है, आपको पता होना चाहिए. इफ़ ऐसा बोला जाए राइट डाउन अबाउट द अचिंत्य वीर्य, तो आपको पता है कि वायु के बारे में पूछा गया है. आपको ऐसा पूछा जाए कि राइट डाउन अबाउट द मुहुर्मुहुश्चारी, तो वो वायु के बारे में लिखना है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट. तो आज हम इतना रखते हैं इस लेक्चर के अंदर कि प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं वो, उसके अंदर आपको एक ही श्लोक करना है, आपको तीनों आपकी मर्ज़ी से करने हैं, एंड इफ़ यू कैन डू इट तो दैट इज़ ओके. और बट आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टिक विद दिस अष्टांग हृदय श्लोक ओनली, राइट. सो next lecture we will talk about the functions of the vayu. So if you are having any query in this lecture, let me know. I'll try to solve it out. Thank you.